In this lecture we will discuss about thermodynamic transformations. इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। जब बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो इक्वेशन ऑफ स्टेट से कंस्ट्रेन होते हैं। और वो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो इस फॉर्म की होती है कि फंक्शन जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो फंक्शन एफ़ है वो करेक्टरिस्टिक्स है सब्सटेंस की, और ये जो फंक्शन है ये टू जो वेरिएबल्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कर देता है। जैसे हम बॉयल्स लॉ के अंदर देखते हैं कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। और प्रेशर जो है इसको हम यहाँ पे लेंगे कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट सिर्फ कौन सा होगा, वॉल्यूम। तो ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सरफेस से स्टेट स्पेस के अंदर, और वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज़ को। जैसे फिगर 1.2 में दिखाया गया, ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये इक्वेशन स्टेट की सरफेस है, और ये यहाँ पे हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम जो स्टेट्स होती हैं वो इस सरफेस के ऊपर लाई करती हैं, और f जो है वो उसको हम कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन कंसीडर करते हैं एक्सेप्ट एट स्पेशल पॉइंट्स। जो चेंज है एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर, कि अगर हम एक्सटर्नल कंडीशन सिस्टम की चेंज कर दें तो इससे सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे हम जो है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो है बॉडी का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होंगे और यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन जैसे ही हम जो है एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करें, लेट्स सपोज हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं अब वो चेंज हो गई हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इस चेंज को हम थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि सिस्टम जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगी। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को सफिशेंटली स्लो परफॉर्म करेंगे तो सिस्टम जो है वो इस चेंज के ड्यूरेशन में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, कि जब उसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा उस दौरान भी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर हम उसका प्रेशर जो है वो स्लोली चेंज करें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कोजाई स्टैटिक कहते हैं, कि पार्शली वो स्टैटिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि जिसको हमने इतना ज़्यादा स्लो किया है कि उसका हर जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, इस पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, पॉइंट बी पे भी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब यहाँ से वो इस इक्विलिब्रियम स्टेट से ये इस वाली इक्विलिब्रियम स्टेट में गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हैं अगर हम इसको बहुत स्लोली जो है वो चेंज करेंगे तो सिस्टम जो है इन पॉइंट्स पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कोजाई स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, और सिस्टम जो है उसको जो है हम दोबारा रिवर्स उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते हैं, कि अगर ए से बी की तरफ लेके गए तो उसी पाथ पे उसको हम वापस ला सकते हैं। ये कब होगा, जब हम कोजाई स्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। और रिवर्सिबल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कंटिन्यूस पाथ के ज़रिए इक्वेशन ऑफ स्टेट सरफेस पे जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये जो सॉलिड लाइन है, और इसको हमने
जो स्ट्रेट सरफेस है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट की है। और हमारे पास जो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम जो है पाथ से रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम जो है रीट्रेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर गैस ऑफ कंटेनर है उसका हम सडनली जो है वॉल जो है वो रिमूव कर दें तो गैस जो है वो पूरे कमरे के अंदर, पूरे कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी और उसको हम दोबारा जो है फर्स्ट स्टेट में नहीं ला सकते। तो इनिशियल और फाइनल जो इसकी स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगी, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अब वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहे। तो सिस्टम को हम फिर जो है पॉइंट्स के ज़रिए जो है स्टेट स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल स्टेट इक्विलिब्रियम होती हैं, लेकिन और जो इंटरमीडिएट स्टेट होती हैं वो इक्विलिब्रियम नहीं होती। लेट्स सपोज ए से बी की तरफ लेके गए हैं तो ए और बी इक्विलिब्रियम स्टेट हैं, लेकिन ये दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है मैथमेटिकली जो है इनफिनिटेसिमल जो है वो पाथ कंसीडर करते हैं। तो मैकेनिकल जो वर्क डन है सिस्टम के ज़रिए इस इनफिनिटेसिमल पाथ्स में वो क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, dW = P/dV। और तो रिवर्सिबल पाथ के लिए जो वर्क डन आएगा वो आएगा dW = P/dV। और अलॉन्ग ए फिनाइट रिवर्सिबल पाथ हो, मतलब ए से बी की तरफ हम गए हैं तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, ए से बी की तरफ हम उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो रिवर्सिबल पाथ के लिए वर्क डन इस तरह से हम कैलकुलेट कर दें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है इरिवर्सिबल है तो इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया, और ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट हैं, लेकिन ये वाली जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। और जो इस रिवर्सिबल पाथ के दौरान जो वर्क डन हुआ उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी की तरफ। तो वर्क डन जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पाथ पे जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। और ये वर्क डन जो है वो एरिया है अंडर द पाथ इन ए PV डायग्राम। लेट्स सपोज ये P है, ये V है, तो इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट PV। तो एरिया जो है अंडर द ग्राफ जो है वो हमें क्या दे रहा है, वर्क डन। और जब पाथ क्लोज होगा तो वर्क डन वन साइकिल के अंदर क्या होगा, एरिया इनक्लोज इन द क्लोज साइकिल। और वर्क डन जो है इरिवर्सिबल पाथ के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो फार्मूला है P/dV ये हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबल पाथ के लिए। तो इरिवर्सिबल की अगर एग्जांपल लें कि फ्री एक्सपेंशन जो है वो गैस की वैक्यूम के अंदर वो एक जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सिस्टम डज नॉट परफॉर्म वर्क ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंट, सो वर्क डन = 0। तो इरिवर्सिबल पाथ में क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ पे कंटेनर में जो है वो गैस थी और हमने उस कंटेनर को जो है वो वैक्यूम के अंदर रखा हुआ था, और हमने कंटेनर का जो पिस्टन है उसको हटा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो वैक्यूम के अंदर चले जाएंगे। अब वैक्यूम में चूँकि कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ पे भी फिर वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से हम जो है इरिवर्सिबल पाथ के लिए वर्क डन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो यूनिकली थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो एक है हीट ट्रांसफ़र। हीट एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एजिटेशन। तो हीट जब भी ट्रांसफ़र होती है तो इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल वाइब्रेशन या एजिटेशन। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट को फिनोमेनोलॉजिकली जो है डिफ़ाइन करते हैं कि इम्पार्टेड बाय ए हीटिंग एलिमेंट।
कि हीट कैसे जो है वो ट्रांसफ़र होती है हीटिंग एलिमेंट से सच एज फ्लेम आर हीटिंग कोयल। और अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू जो अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो वो राइज़ हो जाएगा। तो जब भी बॉडी को हम हीट जो है वो देते हैं तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। उसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू CdT, मतलब बॉडी को जितनी हम हीट देंगे उतना उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ होगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं CT, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू CT हमारे पास इक्वेशन आ गई। और C यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हीट कैपेसिटी है। और वी इमेजिन द लिमिट इन विच डेल्टा क्यू डेल्टा T बिकम्स इन्फिनिटेसिमल। हीट कैपेसिटी जो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी हीट कंटेंट भी ज़्यादा होगा। और हम ज़्यादातर जो इंटेंसिव क्वांटिटी लेते हैं थर्मोडायनामिक के अंदर, तो हम हीट कैपेसिटी की बजाय हीट कैपेसिटी पर पार्टिकल लेते हैं, या हीट कैपेसिटी पर मोल लेते हैं, या हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो वो क्या बन जाती हैं, स्पेसिफिक हीट्स। तो स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे ये क्लोज पाथ है PV डायग्राम के अंदर, तो ये जो वर्क डन है वो एरिया अंडर द क्लोज पाथ आएगा। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कैसे हमने इसको इस्टेब्लिश किया, इस कॉन्सेप्ट को हमने ऑब्ज़र्व किया था कि टेम्परेचर अगर बॉडी का इंक्रीज़ करना है तो या तो हीट ट्रांसफ़र कर दें या वर्क जो है उस पर परफॉर्म करें। तो इसका मतलब वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। तो प्रैक्टिकल जो यूनिट है हीट के लिए वो कैलोरी है। और ये डिफ़ाइन किया जाता है कि अमाउंट ऑफ हीट दैट विल राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। के कैलोरी जो है वो हीट की वो अमाउंट है जो बॉडी का 1 किलोग्राम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ करती है। तो 1 कैलोरी जो है 4.184 जाउल की इक्वल होती है। और दूसरा जो यूनिट है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, वो 1055 जाउल की इक्वल होते हैं। जो हीट ऑब्जर्व बाय बॉडी है वो डिपेंड करती है पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मैकेनिकल वर्क डन बॉडी पे जो है वो भी पाथ डिपेंडेंट होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब जो होती है प्रोसेस के अंदर वो जो है स्पीक अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब इन ए प्रोसेस। तो हम जो है ज़्यादातर ये बताते हैं कि हीट जो है प्रोसेस के अंदर ऑब्जॉर्ब हुई है, लेकिन हम ये नहीं कहते हीट ऑफ ए बॉडी या वर्क ऑफ ए बॉडी, बल्कि हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड इन अ प्रोसेस। तो हम जो है हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि बॉडी इतनी हीट कंटेन करती है। तो हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट है। हीट जो है उस वक्त डिस्कस होती है जब हीट का फ़्लो हो रहा हो बॉडी की तरफ या बॉडी से दूसरी तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम, तब हम हीट को डिस्कस करें। इसी तरह वर्क जब परफॉर्म हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वर्क जो बॉडी परफॉर्म कर रही है सिस्टम या सिस्टम पे परफॉर्म हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि बॉडी के पास इतना वर्क है या इतनी हीट है। हीट और वर्क उस वक्त हम डिस्कस करते हैं जब वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनफ्लो होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की हमारे पास जो कॉमन इनकाउंटर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी जब हम कांस्टेंट रख के ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक कहते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक कहते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं, तो आइसोकोरिक भी कहते हैं। और जब हीट जो है ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, हीट एक्सचेंज ज़ीरो होता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और हीट कैपेसिटी जो है वो थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट है जो मेजर करती है सिस्टम का रिस्पॉन्स एक्सटर्नल सोर्स की तरफ, कि एक्सटर्नल सोर्स को सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसको मेजर करती है हीट कैपेसिटी। और दूसरी एग्जांपल्स जो हैं थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स की, वो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है, के वो इक्वल होता है -1/V del V/del P। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है,
क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा डिक्रीज, तो ये डायरेक्शन को बता रहे हैं। और अल्फ़ा जो है वो थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट है जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं, और अल्फ़ा जो होता है 1/v डेल वी ओवर डेल टी होता है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि v और t जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कोफिशिएंट को जो है हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से ऑब्टेन करते हैं, और ये जो है इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी से भी यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लासिकल आइडियल गैस है। सिंपलेस्ट जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो क्लासिकल आइडियल गैस है, वो गैस जिसमें हम लो डेंसिटी रखते हैं और टेम्परेचर हाई रखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है आइडियल गैस के लिए वो होगी PV = n/kT, और T जो है आइडियल गैस टेम्परेचर है और इसका यूनिट जो है केल्विन होता है। तो K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पे, और K की वैल्यू 1.381 × -6 अर्ज पर केल्विन है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है हम नेक्स्ट देखेंगे, वो इम्प्लाई करता है T > 0। तो लोअर बाउंड जो है उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। हीट कैपेसिटी जो है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV पे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उसकी हीट कैपेसिटी CV जो है वो ये होगी 3/2 N की, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए। और these properties of ideal gas were established experimentally can be derived theoretically in। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने इसको इस्टेब्लिश किया था और स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। जो थर्मोडायनामिक है उसमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को एज्यूम नहीं करते, इंस्टेड नंबर ऑफ एटम्स की बजाय हम नंबर ऑफ ग्राम मोल्स की बात करते हैं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, और ये दोनों जो हैं इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से रिलेटेड होते हैं। और हमारे पास जो R है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, वो 8.314 × 10⁷ अर्ज पर केल्विन होता है। जो रेशो है R/K की, अगर हम लिखें N = N/R/K, तो R/K की जो रेशो है उसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और वो नंबर ऑफ़ एटम्स पर मोल के इक्वल होते हैं, और वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से हम इसको लिखते हैं N = N × Na। Na क्या है, R/K जो कि एवोगाड्रो नंबर है। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ़ मोल्स को हम डिफ़ाइन करें तो N = नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ओवर नंबर एवोगाड्रोस। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे ये हमारे पास आइसोथर्म्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, PV डायग्राम पे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो पाथ होता है उसको हम, जो कर्व होती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। तो T1 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, T2 से कम और T3 से कम। यहाँ पे ये पाथ रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे अगर A भी हम देखें तो ये आइसोथर्म के लिए है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। B से C जो है इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आइसोकोरिक है। C से D में ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। और D से E में अगेन ये आइसोथर्म प्रोसेस है। और D से F देखें तो ये नॉन आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है। तो टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो हम कांस्टेंट रखते हैं, और सिस्टम को जो है अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है तो हम उसको एक हीट रेजर्वायर या हीट बाथ के साथ जो कनेक्ट कर देते हैं थर्मल कनेक्ट में, क्योंकि उस बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है हीट रेजर्वायर का कि जब हमारा सिस्टम उसके साथ एक्सचेंज करता है हीट तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उसके टेम्परेचर पे। इस तरह से हम आइसोथर्मल प्रोसेस करवाने के लिए उसको अपने सिस्टम को हीट रेजर्वायर के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।